जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 16 जनवरी 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस, जो कि साइंस से रिलेटेड है, विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। तो शुरुआत करते हैं हम प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, यूट्रोफिकेशन की ओर जाता है। यूट्रोफिकेशन की ओर जाता है, क्या जाता है यूट्रोफिकेशन? सबसे पहली बात होती है कि यूट्रोफिकेशन होता क्या है। जब किसी तालाब को या किसी जलाशय को सुपोषित किया जाता है तो उस प्रोसेस को या उस प्रक्रिया को कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। ठीक है, जैसे कि उसमें जो भी बायोलॉजिकल चीज़ें रहती है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मतलब बायोमास की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन की उसमें कमी हो जाती है। तो आपसे ये पूछा गया है कि यूट्रोफिकेशन की ओर जाता है, क्या जाता है? बढ़ा हुआ डीओ। डीओ का फुल फॉर्म होता है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। तो बढ़ा हुआ डीओ, घटा हुआ डीओ, निरंतर डीओ या बदला गया डीओ। तो मैंने आपको बताया कि उसमें बायोमास की अधिकता के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मतलब कि घटा हुआ डीओ, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो रहेगा वो कैसा रहेगा? इसमें कम रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा? कम रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यूट्रोफिकेशन मैंने आपको बता दिया है कि जब किसी जलाशय को सुपोषित किया जाता है, उसका सुपोषण किया जाता है, उसमें बायोमास की मात्रा अधिक कर दी जाती है, उसी को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बीओडी के लिए खड़ा है, मतलब कि यहाँ पर बीओडी का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिक्रीमेंट, बायोलॉजिकल अनादर डेटोर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डायमेंशन। ठीक है, डिमिनिश। तो आंसर क्या आएगा इसका? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैविक ऑक्सीजन की मांग को ही क्या कहा जाता है? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कैंसर के उपचार में शामिल है। कैंसर का जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? एलिसा जो है, HIV एड्स अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसकी जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। और एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। डायलिसिस जब व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है, उसमें रक्त का शुद्धिकरण नहीं हो पाता है, दोनों किडनी फेल हो जाती है, तब डायलिसिस प्रोसेस की जाती है। वो डायलिसर मशीन होती है जिसके द्वारा शरीर के रक्त को शुद्ध किया जाता है। अगला है भौतिक चिकित्सा। भौतिक चिकित्सा यानी कि फिजियोथेरेपी जिसको कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई दिक्कत है, हाथ पैर वगैरह में, कमर में, कंधे में, कहीं भी कोई किसी प्रकार की मांसपेशियां जिनमें खिंचाव नहीं हो पा रहा है, तो फिजियोथेरेपी दी जाती है, उसकी मालिश वगैरह की जाती है, उसको फिजियोथेरेपी कहा जाता है। और कीमोथेरेपी इसके अंतर्गत जो डॉक्टर रहेंगे वो आपको, मतलब जो भी कैंसर से पीड़ित व्यक्ति होगा उसको कुछ इंजेक्शंस लगाएंगे, और वो इंजेक्शंस इतने ज़्यादा गर्म होंगे कि उनके शरीर के सारे बाल झड़ जाएंगे। इसीलिए कैंसर रोग में कीमोथेरेपी जब भी शुरुआत की जाती है कीमोथेरेपी की, तो शरीर के सारे बाल झड़ जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जेनेरिक दवाओं को किस नाम से भी जाना जाता है? जेनेरिक दवाएं जो होती है उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो जिस रंग की होती है उसी रंग की रहती है, उसमें कोई कलर नहीं किया जाता है, उन्हीं को जेनेरिक दवाएं कहा जाता है। तो ऑप्शन सुन लीजिए, इसमें महत्वपूर्ण दवाएं कहा जाता है उनको, आवश्यक दवाएं कहा जाता है, साधारण दवाएं कहा जाता है, या फिर सामान्य दवाएं कहा जाता है। तो वो क्या कहलाती है? जनरल मेडिसिन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, क्या प्रभावित कर सकता है? सुनने की क्षमता अगर कम ज़्यादा हुई तो क्या आप उससे डिस्टर्ब हो जाएंगे? नहीं होंगे, इतने आप मानसिक तनाव में नहीं जाएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य, स्वाद का बोध, या फिर जॉगिंग से तो आप हेल्दी रहेंगे, तो ये तो होगा ही नहीं। स्वाद का बोध, ये तो आप अच्छा टेस्ट बुरा टेस्ट बताओगे, नमकीन खट्टा मीठा जो भी होगा। तो सही आंसर क्या होगा? क्या प्रभावित होगा इससे? फिजिकल हेल्थ। अगर आप मानसिक तौर पर बीमार हैं तो उसका आपने टेंशन ले लिया, डिप्रेशन में चले गए आप, और डिप्रेशन होने के कारण आप ठीक से खाएंगे पिएंगे नहीं, तो आपका शरीर जो रहेगा इससे प्रभावित होगा, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और आप रोगों से घिर जाएंगे। इसीलिए शारीरिक स्वास्थ्य इससे प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनियों की संख्या। जिन ध्वनियों को मनुष्य सुन सकता है उन ध्वनियों की सीमा रेखा पूछी गई है कि कितनी सुन सकते हैं। 80 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज। गलत है, ये नहीं आएगा इसमें। 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज, या फिर 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, या फिर 60 हर्ट्ज से लेकर 30,000। तो देखिए, ये जो दोनों हैं, ये दोनों किसके अंतर्गत आती है? ये दोनों आती है अवश्रव्य तरंगों के मध्य। ठीक
ठीक है। अवश्रव्य जिनको आप व्यक्ति सुन तो मतलब ज़्यादा नहीं सुन पाता है, पर हाँ कुछ सुन सकता है। 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक, सॉरी ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, ये अवश्रव्य में नहीं आएगा, ये अवश्रव्य में नहीं आएगा। पर आप सही तरीके से जो सुन सकते हैं वो कौन सी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है वो अवश्रव्य तरंगे या अवश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती है। उनको आप नहीं सुन सकते। उनको कौन सुन सकता है, जो धरती में पाए जाते हैं, जो जीव, बिल्कुल सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो उनको महसूस कर सकते हैं, या बिल्कुल जो धरती के ऊपर सटीक होकर चलते हैं वो जीव उनको सुन सकते हैं। और दूसरी होती है अवश्रव्य, पराश्रव्य और अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। तो श्रव्य जो होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है, जिनको आप सुन सकते हो। आम मनुष्य या फिर जो साधारण जानवर होते हैं वो भी सुन सकते हैं, जैसे गाय, बकरी, बैल वगैरह, ये भी सुन सकते हैं। और पराश्रव्य ध्वनियाँ जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, जिनको आप नहीं सुन सकते हो, जिनको अगर आपने सुना तो आपके कान के पर्दे भी फट सकते हैं उससे। तो आप क्या सुन सकते हो, 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी जंतुओं के प्रमुख वर्गों में से एक नहीं है। ठीक है, 11 संघ होते हैं जंतु जगत के अंतर्गत। सबसे पहला जो संघ होता है वो होता है पोरीफेरा, यही सबसे प्राचीन संघ था और जलीय जंतु में सबसे पहले यही खोजा गया था। तो सिलेंट्रेटा होता है, कशेरुकी या फिर पक्षी होता है, स्तनधारी होता है या मछली। तो देखिए ये तीनों जो हैं इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कशेरुकी कहा जाता है। कशेरुकी आपसे पूछा है, जो कशेरुकी नहीं है वो पूछा गया है, तो वो क्या है, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहा जाता है, निडेरिया या सिलेंट्रेटा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। विषम सदस्य में से किसी एक का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से 3 जो हैं वो एक ही संघ को बिलोंग करते हैं और एक अलग है। ऑक्टोपस, मसल, विद्रूप यानी कि स्क्विड। तो ये देखिए ये सब मोलस्का संघ के हैं। जोंक जो है, लीच जो है, इससे अलग है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान ईंधन के दहन द्वारा छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, खतरनाक गैसें या ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण तो इसमें होगा नहीं, जल प्रदूषण भी नहीं होगा। ईंधन का दहन हो रहा है तो ईंधन में क्या होगी, गैसें होगी, तो वो क्या होगी, खतरनाक गैसें होगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा किसके ऑक्साइड के कारण होती है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा एसिड रेन जिसको कहा जाता है। मानसून की जो पहली बारिश होती है उसी को अम्ल वर्षा कहा जाता है। और इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान इसका होता है 5.6 से कम, 5.6 से कम। और ये किसका मिश्रण होता है, तो ये सल्फर और नाइट्रोजन का, सल्फर और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अम्ल वर्षा में मुख्य अम्ल कौन सा होता है, तो मुख्य अम्ल होता है H2SO4। और अगर आपसे पूछे कि इसमें मुख्य गैस कौन सी होती है, तो मुख्य गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसमें मुख्य गैस होती है। ठीक है, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो ये पूछे जा सकती है कि इसका पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है। मुख्य अम्ल कौन सा होता है, H2SO4 होता है। और गैस कौन सी होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, जिन जंतुओं में भ्रूण में 3 रोगाणु परतें होती है, 3 रोगाणु परतें होती है, उन्हें क्या कहा जाता है। द्विकीटाणु, द्विकीटाणु रहेंगे तो 2 ही परतें रहेगी। सूत्र प्राणी, त्रिकोरकी या अपुष्पी पादप। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर, त्रिकोरकी परतें पाई जाती है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, 2 कथन दे रखे हैं, एक है अभिकथन, दूसरा है उसका कारण। दोनों पढ़ना है और आपको सही उत्तर चुनना है। अभिकथन दे रखा है, पासर, कार्वस और कोलंबा एप्स वर्ग से संबंधित है। एप्स यानी कि पक्षी वर्ग से संबंधित है, उनके पास पंख होते हैं। तो आर ए के लिए सही कारण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सही है ना, पक्षी होंगे तभी तो वो उस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उसमें पंख पाए जाते हैं तभी तो वो पक्षी कहलाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फिर से 2 कथन दे रखे हैं, एक है अभिकथन और दूसरा है उसका कारण। अभिकथन दे रखा है कि अंगूर से शराब बनाना खराब होने वाले फलों को लंबे समय तक चलने वाले अल्कोहल में बदलने का एक व्यवहार्य विकल्प है। सही है, जो भी वाइन वगैरह बनती है वो सड़े हुए
फ्रूट से ही बनती है, ज़्यादातर अंगूर से बनती है या सेब वगैरह से बनती है। और कारण दे रखा है इसका, महाराष्ट्र में पुणे के पास में स्थित है वाइनरी। वाइनरी जिसको फैक्ट्री कहा जाता है, जो अल्कोहल बनाने की फैक्ट्री होती है वो है। तो ए और आर दोनों सत्य है इसमें, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पशु उत्पादों द्वारा बनाई गई बायोडिग्रेडेबल सामग्री। बायोडिग्रेडेबल जिसको आप पुनः उपयोग में ला सकते हैं वो क्या है? पेपर है, एक प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल को आप पुनः उपयोग नहीं कर सकते हो, सूती कपड़ा है या फिर ऊन है। तो सही आंसर क्या आएगा? ऊन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है 16 जनवरी 2022 के पेपर का, नॉनस्टिक कुकवेयर पर रिक्त स्थान नामक सामग्री का लेप लगाया जाता है। किस प्रकार का लेप लगाया जाता है? टेरिलीन, पॉलिएस्टर, बेकेलाइट, ये सब बहुलक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या आएगा? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है खाने को जलने से, चिपकने से बचाता है, इसीलिए उसके ऊपर टेफ्लॉन की लेयर बना दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये हमने 16 जनवरी 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।